हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डायग्राम आप प्रॉपरली देख पा रहे हो कि मादा जनन तंत्र का ये एक तरह से 3D स्ट्रक्चर है। बुक के अंदर इस प्रकार से क्लियर डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, तो अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात आती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में डिवाइड होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में डिवाइड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में डिवाइड रहता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो गैमिट का फॉर्मेशन कर दे, जो युग्मकों का निर्माण कर दे, जो युग्मकों का निर्माण कर दे, उसको आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहोगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को छोड़ दो, बच गए जो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। इसको भी आप समझने के लिए दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो एक तो इसमें डक्ट सिस्टम होता है और एक एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है। एक तो इनमें वाहिनी तंत्र होता है और एक इसमें सहायक ग्रंथियां होती है, सहायक ग्रंथियां होती हैं। एक तो डक्ट सिस्टम होता है और एक वाहिनी तंत्र होता है। ये बात हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे तब हम क्लियर कर चुके थे, यानी डेफिनेशन दोनों की सेम है, बस आपके जो उदाहरण रहेंगे इन दोनों में अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है वर्स्टाना टेस्टिस, लेकिन फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है वो रहेगा ओवरी। क्या आएगा? ओवरी। ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी यानी अंडाशय। ये अंडाशय है, यहाँ पे दिखा रखा है, ये अंडाशय है, क्लियर। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ऐसे सेक्स ऑर्गन्स जो युग्मकों को सहारा दे, उनका निषेचन में उनकी मदद करवाएं, उनको आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हो, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में अब आप बात करोगे कि कौन कौन से डक्ट सिस्टम है, तो डक्ट सिस्टम आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये यूटेराइन ट्यूब बोल दो, फेलोपियन ट्यूब बोल दो, ओविडक्ट बोल दो, डिम्ब वाहिनी बोल दो, अंड वाहिनी बोल दो, कई नाम हो गए इसके, ठीक है। तो ये अंड वाहिनी हो गई, क्लियर। अंड वाहिनी के बाद में यहाँ पर हम आते हैं तो ये यूट्रस हो गया। यूट्रस भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी विड्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद में आप इसको समझते हुए नीचे की तरफ जाओगे तो ये जो पार्ट है वो सर्विक्स हो गया, सर्विक्स के नीचे वेजाइना हो गई, क्लियर। तो ये जो पार्ट है वो किस में आ गए? डक्ट सिस्टम में। किस में आ गए? डक्ट सिस्टम में, क्लियर। ये डक्ट सिस्टम में पार्ट आ जाते हैं। अब डक्ट सिस्टम के बाद अब हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती है। तो देखो यहाँ पर जो फीमेल्स के अंदर जो वेजाइना होती है, जो योनि होती है, वो एक्सपोजल ऑर्गन्स नहीं है, एक्सपोज होने वाला ऑर्गन नहीं है। जैसे मेल के अंदर जो सीसन है, जो पेनिस है और जो टेस्टीज हैं, वो एक्सपोज ऑर्गन्स हैं, बाहर से दिखाई देने वाले अंग है। लेकिन फीमेल के अंदर वेजाइना एक्सपोज ऑर्गन में नहीं आएगी। फिर एक्सपोज ऑर्गन में क्या होता है? इसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन्स होते हैं, बाह्य जननांग और होते हैं जो 5 होते हैं, इनको हम अलग से समझेंगे। सिर्फ वो ही एक्सपोज होते हैं। ये तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डीप होती है अंदर बॉडी के और जाके सर्विक्स में खुलती है, तो इसको हम एक्सपोज ऑर्गन नहीं कहेंगे, क्लियर। तो एक्सपोज ऑर्गन ये नहीं है। इसके आगे 5 बाह्य जनन अंग होते हैं। उन 5 बाह्य जनन अंग में जो बघोष्ठ या लेबिया, आप इंग्लिश में इसको लेबिया कहोगे,
हिंदी में इसको बगोस्ट कहा जाता है। तो बगोस्ट के पास एक जोड़ी बार्थोलीन ग्रंथियां पाई जाती है। बार्थोलीन ग्रंथियां जो होती है वो सहायक जनन ग्रंथियों में आती है। इसके अलावा बार्थोलीन ग्रंथियों के अलावा इस सिस्टम को छोड़कर फीमेल के अंदर जो ममरी ग्लैंड्स होती हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो एक जोड़ी स्तनों में पाई जाती हैं। ये ममरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मानी जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स मानी जाती हैं। क्लियर? तो अब इसको हम इसकी स्ट्रक्चर को और इसकी डिटेल को हम समझेंगे। तो यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रखा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये पेल्विक रीजन में होता है बच्चों। पेल्विक रीजन में होता है, ये श्रोणी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी क्षेत्र नाभि के नीचे का जो पार्ट है उसको पेल्विक रीजन, जहां पर आपके पेल्विक बोन होती है, ग्रिडल जो होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो श्रोणी क्षेत्र के अंदर हम बात कर रहे हैं कि श्रोणी क्षेत्र के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर कुछ इस प्रकार की लोकेशन दिखा रखी है सारी चीज़ों की। तो इनको एक बार हम ओवरऑल जान लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे ओवरी की। डिटेल से हमें पहले ओवरी को पढ़ना है। जैसे आपने टेस्टीज को पढ़ा वैसे यहाँ पे डिटेल से ओवरी को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है ओवरी की। अगर आप क्लियर तरीके से बिना कॉन्सेंट्रेट किए अगर इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हमेशा आपको इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी क्लियर नहीं होगा। और मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, अगर आज आप इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट तरीके से पढ़ लेते हो, बीएससी एमएससी कहीं तक भी आप इसके कॉन्सेप्ट को भूलने वाले नहीं हो। तो कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें और ध्यान से देखें। हम ओवरऑल बात करते हैं, फीमेल्स के अंदर एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। अंडा से एक जोड़ी होते हैं, एक दाईं तरफ होती है और एक बाईं तरफ होती है। ये जो ओवरी है, ये ओवरी यहाँ पर एक मिजोवेरियम नामक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है। मिजोवेरियम इन इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड में एक ही है, मिजोवेरियम। मिजोवेरियम नामक संरचना से जुड़ी रहती है, ठीक है। ओवरी जो होती है ओवम शेप की होती, ये अंडे जैसी संरचना होती है, गोल संरचना नहीं होती है ओवरी। ओवरी की जो परिधि होती है उसकी परिधि से स्टार्ट हो जाती है ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब। क्या स्टार्ट हो जाती है? फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब को तीन पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं हम। फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं। एक तो ये इसका पार्ट होता है जिसको फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बरी कहा जाता है इसको। आप हिंदी में इसको झालर या झलरी कह सकते हो। एक ये कीप लाइक स्ट्रक्चर होती है, फनल नहीं होता है कि कीप, इसको कीपक कहेंगे हम। फनल भी कह सकते हो आप, कीपक या फनल। ये कीप हो गया, कीपक। और एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर पतली सी ट्यूब और होती है, इसके अंदर पतली सी ट्यूब और होती है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, जो यहीं से ऐसे जुड़ के आती है ऐसे। इस पतली सी ट्यूब को इस्थेमस कहते हैं। संकीर्ण पथ, इस्थेमस को आप क्या कहोगे? संकीर्ण पथ। तो तीन चीजें मिलकर फेलोपियन ट्यूब बनाती है। नंबर एक झालर, नंबर दो कीपक, नंबर तीन संकीर्ण पथ, मिलकर फेलोपियन ट्यूब का या अंडवाहिनी का निर्माण करती है। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, यानी फिम्बरी, फनल और इस्थमस, ये सारे मिलकर, इसको इनफंडिबुलम भी कह सकते हो आप, इंग्लिश वाले इनफंडिबुलम। ये सारी चीजें मिलकर फेलोपियन ट्यूब का निर्माण करती है। अब फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो एक जोड़ी होती है। ओवरऑल बता रहा हूँ, फेलोपियन ट्यूब को हम आगे वापस से समझेंगे, ओवरऑल बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब आके यूट्रस में खुल जाती है
और यूट्रस जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है यूट्रस आपको। ये जो यूट्रस है, यूट्रस का ऊपरी जो फैला हुआ भाग होता है उसको फंडस कहा जाता है, और नीचे का ये जो भाग होता है इसको गर्भाशय गुहा या यूट्रस केविटी, यूट्रस केविटी, केविटी या गुहा, ये इसका नीचे वाला पार्ट होता है। यूट्रस जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर सर्विक्स होता है, जिसको आप गर्भाशय गिरवा कहोगे। गर्भाशय गिरवा नीचे वेजाइना में आकर खुलती है, योनि में आकर खुल जाती है। यहाँ पर ये जो यूट्रस होता है इसकी खुद की 3 लेयर होती है, एक बाह्य स्तर होता है, एक मध्य स्तर होता है, एक अंत स्तर होता है। बाह्य स्तर को आप पेरीमेट्रियम, मध्य को आप मायोमेट्रियम और अंदर ही अंदर वाले को आप एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वर्ड आपके इस एनसीईआरटी में बार बार आएगा। एंडोमेट्रियम वर्ड का मतलब होता है ये अंदर वाली लेयर। क्लियर? जो इम्प्लांटेशन होता है, जो रोपण की प्रक्रिया होती है, वो इस एंडोमेट्रियम ही होती। मायोमेट्रियम जो होता है प्रसव के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बच्चा यहाँ से दबकर पुश करके बाहर निकल जाए, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। और पेरीमेट्रियम होती है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर रहती है। क्लियर? अब हम सबसे पहले डिटेल से हम समझेंगे ओवरी को। ठीक है, तो ओवरी की अगर हम बात करें तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो ओवरी का है। ठीक है, अच्छा ओवरी के बारे में हम कॉमन सी बात जान लेते हैं कि ये जो ओवरी होती है, ओवरी की अगर हम बात करें तो 2.4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है भाई। क्लियर? 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 1 सेंटीमीटर मोटाई होती है। इतनी सी स्ट्रक्चर होती है ओवरी, यानी अंडाशय जो है उसकी इतनी स्ट्रक्चर होती है। बहुत कम स्ट्रक्चर हो गई। 2.4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो रही है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो रही है, 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई जा रही है। बहुत कम स्ट्रक्चर हो गई। इसके अलावा भी ओवरी में इसके अलावा भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, जिनको अब आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि सर इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं ओवरी के अंदर। ओवरी के आंतरिक भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है बच्चों। इसको इंग्लिश में याद रख लो आप, स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। ये जो मेडुला पार्ट होता है वो ये रहा बीच का, जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह रहती हैं। ब्लड वेसल्स दिखा रखी हैं, रक्त वाहिनियां दिखा रखी हैं, मेडुला पार्ट की होती हैं। बाकी इसका जो कॉर्टेक्स भाग होता है इसमें परिवर्तनशील पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। फॉलिकल सेल आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। किस में प्रेजेंट रहती हैं? कॉर्टेक्स पार्ट में। आप पुट्टक कोशिकाएं कहो या फॉलिकल सेल कहो, बात एक ही है। पुट्टक कोशिका कहो या फॉलिकल सेल कहो, ये जो प्रेजेंट रहती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है? कॉर्टेक्स भाग में प्रेजेंट रहती है। अब देखो, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 दिन की होती है भाई, नॉर्मल कंडीशन में। अब नॉर्मल कंडीशन में कितनी भी जा सकती है, 30 दिन की हो सकती है, 32 दिन की हो सकती है, 35 दिन की भी चली जाती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कितनी रहती है? 28 डेज की। अब इस 28 डेज यानी 28 दिनों के अंदर अंदर इस ओवरी के अंदर क्या क्या फॉर्मेशन होती है, क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या टूटती है, वो चीज आपको जाननी है। समझ में आ गई बात? 28 दिन के अंदर क्या होता है? 28 दिन के अंदर ही ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, अंडाणु जो होता है वो बाहर निकलता है ओवम और फैलोपियन ट्यूब में भी आता है इन 28 दिनों में ही। क्लियर? तो ये बात आपको जाननी है। क्लियर? तो ये जो डायग्राम दिखा रखा है ना, ये देखो, ये डायग्राम आप सिर्फ, मैं आपको आगे मैं मेरी तरफ से डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं।
इसको आप सिर्फ उसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। इसमें मैं अगर आपको बताऊंगा तो कम समझ में आएगा, लेकिन मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा और साथ साथ बोलता जाऊंगा तो आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। और अब आप भी अपनी रफ कॉपी निकाल लें और इस डायग्राम को मेरे साथ ही बनाएं ताकि ये आपको याद भी हो जाए। ये ओरी की स्ट्रक्चर है, कंप्लीट नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपने देखी, कितनी सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें है ना, ये कंप्लीट नहीं है, ये ओरिक स्ट्रक्चर है। अब ओरिक स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ओरिक स्ट्रक्चर में सबसे बाहर बच्चों ओरिक स्ट्रक्चर में एक लेयर पाई जाती है जिसको आप कहते हो जनन उपकला या फिर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। क्लियर? बाहर जो लेयर पाई जाती है उसको आप जनन उपकला कहो या जर्मिनल एपिथेलियम। आपका ये टॉपिक समझने के बाद आपका आउटपुट लिया जाएगा और कुछ पर्सन मेरी तरफ से किए जाएंगे। तो आप इसको अगर अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने बना दी सबसे बाहर की लेयर जिसका नाम है जनन उपकला। अच्छा, जनन उपकला है तो केंद्रक तो होगा ही ना, इसमें केंद्रक भी दिखाओ आप। भाई कोशिका है तो केंद्रक तो होंगे ना, इंग्लिश वाले लिख लेना जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखो इसके अंदर हम आगे बात कर रहे हैं, इसमें ये मैंने कहा इसका जो बीच का पार्ट होता है उसमें ब्लड वेसल्स होती है। क्या प्रेजेंट रहती हैं? ब्लड वेसल्स। उस पार्ट को आप मेडुला कहोगे। ओरी को हमने समझने के लिए नहीं, उसके स्ट्रक्चर में भी दो चीजें होती हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो ये जो बीच का पार्ट है बच्चों उसको आप मेडुला कहोगे। क्या कहोगे? मेडुला कहोगे। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस बीच वाले पार्ट को आप मेडुला कहोगे। मेडुला के अंदर क्या होता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे वापस किया जाए तो आप इसका जल्दी से जवाब देंगे मेरे को। इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है बच्चों, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं? ब्लड वेसल्स। तो हम इनमें ब्लड वेसल्स दिखा रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स दिखा दिए, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स, ये मेडुला पार्ट है बच्चों, ये मेडुला भाग है। क्या है ये? मेडुला। मेडुला। क्लियर? ये मेडुला भाग। अब इस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे जनन उपकला लिखो या फिर आप हम एक ही कलर लेते हैं नाम लिखने के लिए, व्हाइट ही कलर यूज करेंगे। जनन उपकला, जनन उपकला। क्लियर? ये जनन उपकला है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। जर्मिनल एपिथेलियम लेयर के नीचे अल्प विकसित क्या कहा बच्चों मैंने? जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे अल्प विकसित, इसको ऐसे डॉट डॉट कहीं पे पूरी सी बना रही, कहीं डॉट डॉट ऐसे कहीं दिखा दें। अल्प विकसित ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पाई जाती है। ये बात भी आप याद रखोगे, अल्प विकसित ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पाई जाती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनी।
पाई जाती, अल्प विकसित ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पाई जाती है इसके जस्ट। ये जो स्ट्रक्चर है इसका मैंने अभी अभी नाम बताया था, आप उसको कहोगे आप मीजोवेरियम। क्या कहोगे इसको? मीजोवेरियम, याद रहे आपको, इसको आप मीजोवेरियम कहेंगे। अब होता क्या है, इसका जो कोर्टेक्स भाग है सारा ही कोर्टेक्स भाग पड़ा है, सारा ही कोर्टेक्स भाग पड़ा। इसके कोर्टेक्स भाग में, इसके कोर्टेक्स भाग में परिवर्तनशील फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो। देखो, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, और ये डेवलपिंग, और ये रेप्चर फॉलिकल हो गई, और ये ओम बाहर निकल रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम हो गई, ये ग्राफियन। ठीक है, क्लियर? अब आपको इसमें ये चीज समझानी है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखो, ये जो जनन उपकला होती है ना, जनन उपकला, इसकी जो सेल होती है इसको प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहा जाता है बच्चों। इसकी सेल को क्या कहा जाता है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल, या हिंदी में आप बोलोगे आदि जनन कोशिका जो स्टार्ट कर रही है। अच्छा, इसमें से कौन सी प्रीमोर्डियल जर्म सेल है? इनमें से कौन सी प्रीमोर्डियल जर्म सेल है? सर, सारी प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, चाहे कहीं से भी उठा लो आप, सारी प्रीमोर्डियल जर्म सेल है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो सेल है प्रीमोर्डियल जर्म सेल की हम बात कर रहे हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल की हम बात कर रहे हैं, ये कलर दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा? कोई नहीं, येलो ले लेते हैं। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, ये 2n होती है बच्चों, सारी प्रीमोर्डियल जर्म सेल 2n है, डिप्लॉइड। प्रीमोर्डियल जर्म सेल आर डिप्लॉइड, आदि जनन कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। बात को नोट करते रहेंगे आप, आदि जनन कोशिकाएं क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। नोट्स की बात आती है, टीचर को कहा जाता है कि नोट्स रेफर करें या लिखवाएं। मैं सीधी सी बात ये जानता हूं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने जो बोला हुआ ऐसा ऐसा लिख के ले आओ, सही है सब कुछ, एक नंबर नहीं कटने वाला है, जो बोली वो बात लिख के दे दो बस। ये द्विगुणित कोशिका है भाई, कौन सी कोशिका है? द्विगुणित कोशिका। सबसे पहले क्या होता है, द्विगुणित कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, याद रखें, समसूत्री। माइटोसिस डिवीजन, कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप अनेक सेल बनती हैं। अच्छा, ये जो सेल बनेंगी बच्चों, ये जो सेल बन रही है, ये अगुणित होंगी या द्विगुणित होंगी? द्विगुणित। आप डिप्लॉइड सेल में समसूत्री विभाजन करवा रहे हो तो द्विगुणित सेल ही आएगी, अर्धसूत्री करवाते तो अगुणित आ जाती है। तो ये सारी द्विगुणित सेल है, इनको आप क्या कहोगे? इनको आप कहोगे उगोनिया सेल, इंग्लिश में भी उगोनिया लिख लेना, उगोनिया। कलर दूसरा ले लेते हैं, उगोनिया। कैसी कोशिकाएं? उगोनिया, OOGONI, उगोनिया की स्पेलिंग उगोनिया, उगोनिया। ठीक है, ये उगोनिया सेल है। कैसी सेल है? अच्छा, आपको यहां पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर समझनी है भाई? अगर हम बात करें तो आपको यहां पर पहले आपको समझनी है प्राथमिक पुट्टक क्या होता है, दूसरी आपको समझनी है द्वितीयक पुट्टक, इंग्लिश वाले लिखते जाएं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। तीसरी आपको लिखनी है तृतीय पुट्टक, टर्टरी फॉलिकल। चौथी आपको याद रखनी है ग्राफियन, ग्राफियन को ग्राफियन ही लिखोगे, ग्राफियन पुट्टक। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम, उसके बाद में कार्पस
एल्बिकेंस। ये सारी स्ट्रक्चर जब समझ में आ जाएंगी तो ओरी की स्ट्रक्चर कंप्लीट। कार्पस लूटियम, कार्पस एल्बिकेंस, ये सारी स्ट्रक्चर जब आपको समझ में आ जाएंगी तो ओरी की स्ट्रक्चर कंप्लीट। पुट्टक कोशिकाओं को इंग्लिश में फॉलिकल सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं कि ये सारी सेल क्या हुई, 2n सेल है एक, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अनेक, ठीक है, उगोनिया सेल बनी। कौन सी सेल बन गई, उगोनिया सेल। ये उगोनिया सेल आपस में अरेंज हो गई, ऐसे अरेंज होकर, और अरेंज होकर एक नई स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहा जाता है एग नेस्ट। क्या कहा जाता है, एग नेस्ट। तो ये एग नेस्ट बना रही है भाई, ये एग नेस्ट बना रही है। एग नेस्ट बनने के बाद इस गुच्छे में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है, सिर्फ बड़ी होती है, टूटती नहीं है। पोषक पदार्थों को ग्रहण करके, न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब करके वो आकार में इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। और जो रिमेन फॉलिकल सेल्स होती हैं वो उसके चारों तरफ एक कवर के रूप में उसमें अरेंज हो जाती है। तो कुछ स्ट्रक्चर आपके ऐसे रहती है कि ये आपने दिखा दी 2n सेल, ये उगोनिया सेल ही है, ये उगोनिया सेल ही है, बाकी सेल इसके चारों तरफ एक परत के रूप में इकट्ठी हो जाती है। लेकिन अब इनके नाम दूसरे हो गए। इस बनने वाली इस बड़ी सेल को, अभी तक आप उगोनिया कह रहे थे, बनने वाली इस बड़ी सेल को अब आप कहोगे प्राथमिक ऊसाइट या प्राइमरी ऊसाइट। क्या कहोगे, प्राइमरी ऊसाइट, CYT, ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट। और ये जो साइड में सारी जो कवर होके आई है इनको आप कहोगे फॉलिकल सेल, पुट्टक कोशिका। ये फॉलिकल सेल हो गई, फॉलिकल सेल, ये फॉलिकल सेल हो गई। क्लियर, बात समझ में आई। फॉलिकल सेल प्लस प्राइमरी oocyte, फॉलिकल सेल यानी फॉलिकल सेल समझ जाओगे, पुट्टक कोशिका, आप हिंदी में क्या बोलोगे, पुट्टक कोशिका प्लस प्राइमरी oocyte। जब ये बन जाता है तो उसी को आप प्राथमिक पुट्टक कहते हो। देन ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगी प्राथमिक पुट्टक। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद में द्वितीयक पुट्टक की बात आती है। प्राइमरी फॉलिकल कंप्लीट होता है यहीं पे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल की। अब द्वितीयक पुट्टक की हम बात करते हैं। द्वितीयक पुट्टक क्या होता है, द्वितीयक पुट्टक में क्या होता है, ये जो पुट्टक कोशिकाएं होती है इनमें जो माइटोसिस डिवीजन है वो चालू रहता है, इसमें नहीं होता है, ये सिर्फ इनमें होता है। तो माइटोसिस डिवीजन इनमें चालू रहा, ये 2n बीच में ऐसा कैसा, और ये भी 2n सेल ही है, ध्यान रखना। और माइटोसिस डिवीजन की वजह से ये जो सेल है उनकी संख्या बढ़ने लग जाती है और एक लेयर की जगह ये मल्टी लेयर हो जाती है बच्चों, ये मल्टी लेयर हो जाती है, मल्टी लेयर हो जाती है। इस मल्टी लेयर को कहा जाता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इस मल्टी लेयर को कहा जाता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा। इंग्लिश वाले मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लिख लेना, ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। याद रहे वर्ड आपको, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बन गया, किससे बना, पुट्टक कोशिकाएं जो थी वो लगातार डिवाइड होती गई और इससे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बन जाता है। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बनने के बाद इसके बीच में क्या पड़ा है, स्ट्रोमा। क्या पड़ा है, स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा होता है इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के चारों तरफ आके कवर कर लेता है इसे। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो थीका। क्या कहते हो, थीका, थीका। ये थीका बन गया आपका, थीका बन जाता है, ये क्या बन जाता है, थीका, थीका। क्लियर। तो देन
मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा प्लस प्राइमरी oocyte अभी भी है उसी के अंदर, प्राइमरी oocyte में कोई चेंज नहीं आया, प्लस थीका और बन गया। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आप कहलाएगी, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाएगी सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटक। अब हम बात करते हैं तृतीयक पुटक की। तृतीयक पुटक में क्या होता है? तृतीयक पुटक के अंदर क्या होगा? देखो, तृतीयक पुटक में कुछ चेंजेस होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आपके तृतीयक पुटक में ही देखे जाते हैं। इनमें क्या क्या चेंजेस होता है? सबसे पहले जो चेंजेस होता है वो ये होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये द्विगुणित है, डिप्लॉयड है। अब इसमें मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा। मियोसिस भी दो बार होता है, आपने 11th में पढ़ा है, मियोसिस भी दो बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। एक बार जब होता है तो दो सेल बनती हैं, फिर होता है तो वापस से उनसे दो सेल बन जाती हैं, मतलब एक से दो, चार बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मैंने एन कर दिया, एन कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर हो गया मियोसिस। ये बात आपको याद रखिए। किस में हुआ मियोसिस? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुआ है। ये बात आपको याद रहे, प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो सेल बन गई। ये दोनों सेल जो है, ये दोनों सेल जो हैं वो अगुणित है भाई, दोनों सेल अगुणित है। ये जो सेल बनी है इसको आप कहोगे सेकेंडरी oocyte। कुछ नहीं करना आपको, प्राइमरी oocyte में डिवीजन हुआ, अब उसको आप कह दो सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और ये जो है इसको आप कहोगे पोलर बॉडी। हिंदी में आपको कहना है ध्रुवीय काय, लेकिन पोलर बॉडी याद रख लो आप। क्या याद रखोगे? पोलर बॉडी। इसका क्या भविष्य है? इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का क्या भविष्य है? इसका भविष्य यही है कि ये जो सेकेंडरी oocyte बना है उसके चारों तरफ जगह छोड़ देगा, ये जगह छोड़ देगा इसके चारों तरफ, ऐसे दूर चला जाएगा इससे। अच्छा, आप ये जो पोलर बॉडी इसको दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको न दिखाएं तो भी कोई बात नहीं। पोलर बॉडी वैसे भी नष्ट हो जाती है आगे जाके, मेन काम इसी का रहता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे। तो इनमें क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte तथा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बीच प्रतिकर्षण प्रारंभ हुआ, प्रतिकर्षण प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेकेंडरी oocyte से दूर चली जाती है बच्चों, और बीच में एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को कहा जाता है एंट्रम गुहा। हिंदी में एंट्रम ही लिखोगे आप, एंट्रम कैविटी, एंट्रम गुहा। कौन सी गुहा? एंट्रम गुहा। शीघ्र ही जो थीका था वो दो भागों में बढ़ जाता है, थीका एक्सटर्नार तथा थीका एंटरना। तो दिखा दो आप इसमें, एक लेयर नीचे दिखा दो, चित्र को समझते जाओ, एक लेयर नीचे दिखा दो, एक लेयर ऊपर दिखा दो। तो एक लेयर जो है वो थीका एंटरना हो गई, और एक लेयर जो है थीका, थीका एक्सटर्ना हो गई, सॉरी, और एक थीका एंटरना हो गई। एक तो अंदर की तरफ बन गई और एक बाहर की तरफ बन गई, याद रहे आपको। ठीक है, यहां से प्रोग्राम डिफरेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही थीका एंटरना बन जाती है, थीका एंटरना जब बन गई तो ये एस्ट्रोजन को रिलीज करने लग जाती है। एस्ट्रोजन ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को चालू करता है। फीमेल्स के अंदर जो एमसी चालू होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही होती है। अब इनमें एस्ट्रोजन निकल गया तो इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। ये एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और भारी मात्रा में एस्ट्रोजन के रिलीज होने से एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। एलएच हार्मोन की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन की बढ़े हुए लेवल को एलएच सर्ज कहा जाता है, एलएच सर्ज कहा जाता है। बात को वापस से गौर करना, थीका
जब बंटता है दो भागों में तो थीका एक्सटर्ना तथा थीका इंटरना दो भागों में बढ़ जाता है। थीका इंटरना जो होता है वो क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज होते ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल बढ़ने को आप LH सर्ज कहते हो। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। अब ये एंट्रम गुहा हो गई, ये सेकेंडरी ऊसाइट हो गया, थीका भी दो भागों में बट गया। ये अभी भी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ही है, MG लिखा। लेकिन आपको याद रहे कि यहाँ पर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेकेंडरी ऊसाइट को कंप्लीटली छोड़ देती है। बस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेकेंडरी ऊसाइट से एक जगह पे जुड़ी रहती है। इस जगह को आप कहते हो डिस्कस पॉलीजीरस। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है, तो हमारा ग्राफियन पुट्टी ये तृतीयक पुटक तक चल रही थी बात, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसका आगे का जो वीडियो है वो कल डाल दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।